आगे देखिए जरा, ईरान से युद्ध पर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान। ईरान ने पड़ोसी देशों के सामने सरेंडर किया। ट्रंप ने कहा इजराइल यूएस के हमले की वजह से ईरान झुक गया। लीजिए, ट्रंप ने अपने तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन किया है। पहली बार मिडिल ईस्ट के देशों से हारा ईरान, ये भी ट्रंप ने कहा है। ट्रंप ने कुल मिलाकर ये कहा है, जो बदले हुए सुर सुनाई दे रहे हैं आपको पेजेश्कियान के, वो इसलिए सुनाई दे रहे हैं क्योंकि इजराइल ने और अमेरिका ने बुरी तरह मारा है ईरान को। अब जरा कुछ एक चीजें मैं आपके सामने और रखता हूं, उसके बाद अपने मेहमानों का रुख करता हूं। मिडिल ईस्ट से ईरान की माफी पर ट्रंप ने जो कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान ने अपने पड़ोसियों से माफी मांगी और घुटने टेक दिए, जबकि ईरान ने यह कहा है कि अगर आपके यहां से हमला आएगा तो ही हम हमला करेंगे, वरना हम आप पे हमला नहीं करेंगे। हम आपसे माफी मांगते हैं, आपके खिलाफ हम नहीं है, यह बात कही गई है। लेकिन जिस तरीके से इंटरप्रिटेशन है वो आपके सामने रख रहा हूं। अमेरिका और इजराइल के घातक हमलों से ईरान टूट चुका है और इसलिए पहली बार उसने इन देशों से माफी मांगी है। इतिहास में पहली बार, उन्होंने इस बात को जोर देकर कहा, इतिहास में पहली बार ईरान मिडिल ईस्ट के देशों से हारा है। असल में वो ये नहीं चाहते कि अमेरिका और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को मसूद पेजेश्कियान अपने बयानों से जिस तरीके से अलग अलग कर रहे हैं वो होने नहीं देना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि ना, हमने हमला किया और पहली बार देखो उन देशों के सामने झुका है ईरान जिनके सामने वो कभी झुका नहीं था। अमेरिका और इजराइल के घातक हमलों से ईरान टूट चुका है। उन्होंने कहा ईरान मिडिल ईस्ट का लूजर साबित हो चुका है। उन्होंने ये बात भी कही कि ये मिडिल ईस्ट का लूजर है। मिडिल ईस्ट में ईरान अब दादा नहीं बन पाएगा, ये बात भी उन्होंने कही। और उन्होंने ये भी कहा कि ईरान का पूर्ण विनाश ही अमेरिका का मकसद है। ईरान का पूर्ण विनाश? तो क्या वो लोग जिनको संबोधित करके अभी तक आप ये कहते रहे कि हम तुम्हारी आज़ादी को इंश्योर करने वाले हैं, हम तुम्हारे लीडरशिप का चुनाव तुम्हारी मर्जी से कराएंगे, वहां तुम्हारे लिए दमनकारी शासन अभी तक तुम्हारे ऊपर है उसको हम हटा देंगे, ये बातें क्या थी फिर? ईरान का सर्वनाश आप चाह रहे हैं, या ईरान में रिजीम चेंज आपका मकसद था, या वहां के न्यूक्लियर वेपन आपके हटाया जाना वहां का मकसद था, या बैलिस्टिक मिसाइल आप हटाना चाहते थे वो वहां का मकसद था? ये जो घालमेल आपने किया है, क्या दुनिया इसको इसी तरीके से देख रही है? आप जो कहेंगे उसी तरीके से दुनिया उसको स्वीकार भी कर लेगी, या दुनिया समझ रही है कि आप कह क्या रहे हैं और आपका इरादा क्या है? अब अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। ये देखिए जरा, मिडिल ईस्ट जंग के बीच हाई अलर्ट पर रूस। पुतिन ने पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत की है। पुतिन ने युद्ध रोकने और वार्ता करने की अपील की है। हमलों के बाद पहली बार दोनों नेताओं की सीधी बातचीत हुई है। खाड़ी देशों के नेताओं से भी संपर्क में हैं हम, पुतिन ने ये बात भी कही है। खाड़ी देशों के नेताओं से भी पुतिन संपर्क में है। पुतिन की तरफ से अब जाहिर है वो यूक्रेन में इतने दिनों से वो उससे जंग से बाहर नहीं आ पाए। दूसरा, अगर यहां पर मदद के नाम पर अमेरिका और त्योरियां चढ़ा लेता है तो क्या उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी? इसलिए ये जेस्चरिंग है, या सीधे सीधे अपने दोस्त को जितनी मदद देनी है वो भी बताया गया, और जहां अपने दोस्त को ये लगता है कि अब इसको आगे मत बढ़ाना, तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी, वहां बताने का काम किया जा रहा है। इसको कैसे देखा जाना चाहिए जनरल सिवाज? देखो, मेरे को लगता है देने से एक चीज देखनी चाहिए, कहीं ना कहीं ईरान ने रूस की बहुत हेल्प की थी जब उसने शाही ड्रोन दिए थे, जो कि एक गेम चेंजर सिद्ध हुए थे लड़ाई रशिया यूक्रेन में। और ऐसा लगता है कि अब रूस और चीन खुल के आ सकते हैं, क्योंकि रूस ने हथियार दिए हैं, इसको ड्रोन भी दिए हैं, मिसाइल भी दिए हैं, रॉकेट्स भी दिए हैं लड़ाई से पहले, और अब रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहा है। ये अमेरिका बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि भाई जो सटीक हमले कर रहा है ईरान हमारे ऊपर, इसका जो इंफॉर्मेशन है रियल टाइम वो रूस दे रहा है। और मुझे लगता है चीन भी देगा, और चीन ने भी खुल के आने की कोशिश है। अगर ये दोनों देश खुल के आ जाते हैं तो फिर इसका जो पूरा का पूरा कॉन्टेस्ट चेंज हुआ। अभी तक ये रीजनल वार है, ये कहीं रीजनल वार से बढ़ ना जाए, ये एक सबसे बड़ा खतरा है। जो बात आपने की थी कि क्या अभी जो मिडिल ईस्ट में, नहीं तो सर, अब यहीं पर तो आपकी एक्सपर्टीज है। देखिए, ये तो हम जैसे लेमैन भी यही अंदाजा लगा रहे हैं कि ये बढ़ तो नहीं जाएगा। अब आप बताइए बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हाँ या ना, आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से नहीं बढ़ेगा। उसकी वजह ये दो है। उसकी वजह ये है क्योंकि पहले ही पूरा वर्ल्ड काफी लड़ाइयों में शामिल है, और दूसरी बात जो चीन है वो अब एक बात और बताइए सर, कई बार जैसा कहा जाता है कि युद्ध में आप कितनी भी प्लानिंग बना लें, पहला हमला आपने किया या कहीं से हमला आया, आपके पूरे के पूरे प्लान धरे के धरे रह जाते हैं। तो बेशक यहां से आप ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन क्या इसको क्या गारंटी के तौर पर कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं होगा? दीपक सर। सर, जब आप कहते हैं कि ये जंग और फैलेगा कि गारंटी दे सकते हैं कि नहीं, और फैलेगा का मतलब क्या है? कि लैटिन अमेरिका में जाएगा, अफ्रीका में जाएगा? व्हाट डू यू मीन कि और फैलेगा? लोग वर्ल्ड वॉर 3 की बात करते हैं। कौन किस पे हमला करेगा? मेरे को तो नहीं लगता कि ईरान जाके अर्जेंटीना को ठोकेगा।
ना वो जाके नेपाल को ठोकेगा। सो व्हाट इज दिस अबाउट स्प्रेड होगा? स्प्रेड हो रहा है जितना होना था, ये एशिया में है। एक नॉन एशियन कंट्री उसमें इन्वॉल्व है, उसका नाम अमेरिका है, बाकी सब तो वेस्ट एशिया के हैं, और ईरान भी वहीं पे, ईरान को भी एशियन गिना जाता है। अब यूरोप बीच में कूद, वो अलग बात है। मेरा नहीं मानना कोई और इसमें इन्वॉल्व होगा। जहां तक ऑयल प्राइसेस का सवाल है, 67 में हमने देखा था, 73 में देखा था, ये स्टेबलाइज कर जाएंगे। सर, ईरान के पास इतनी ताकत नहीं। अब तो कुर्द वहां पहुंच गए हैं, 25,000 या 30,000 जो फिगर्स आ रहे हैं। बूट्स ऑन द ग्राउंड, अमेरिकन बूट्स नहीं है, ये कर्डिश बूट्स हैं। तो आप देखेंगे कि ईरान कब तक लड़ता जाएगा। लेकिन क्या ये कर्नल शैलेंद्र, ये कर्डिश बूट्स ऑन द ग्राउंड जो हैं, ये तो मुझको लगता है कि असल में अमेरिका जो है वो कुर्दों का बहुत बड़ा दुश्मन है, उनको मरवाने के लिए और उन्होंने भेज दिया। मुझको ये लगता है कि सर, अपने लोग, इनके सैनिक ना मारे जाएं, तो पहले जितना हमला, ताजा हमला है, वो बूट्स ऑन द ग्राउंड इनके जाकर ये झेलने, बाद में जो देखा जाएगा, हमारे लिए नौबत आएगी तो हम अपने बूट्स ऑन द ग्राउंड करेंगे, कम से कम हमारे बॉडी बैग्स कम होंगे। कर्नल शैलेंद्र, क्या ये स्ट्रेटजी इसके पीछे? कुर्द्स का एक बड़ा पुराना एस्पिरेशन है कि हमें कुर्दिस्तान एक अपना अलग कंट्री मिल जाएगा। इसके ऊपर आप किसी भी तरह से उन्हें ब्लैकमेल कर सकते हैं, और यूएस जैसी पावर किसी के भी साथ आती है तो उसको यही लगता है कि मैं ही फन्ने खाऊं। पाकिस्तान आपके सामने एग्जाम्पल है, उसे लगा था कि मैं फन्ने खाऊं, अफगानिस्तान ने लेके ठोक दिया, वो एक अलग बात है। कुर्दिस्तान के जो कुर्द्स जब आएंगे तो आप ये ज़रूर पाएंगे कि देयर विल बी मोर मैसेकर्स, और ज़्यादा लड़ाई बढ़ेगी। बट अपने आप में मुझे नहीं लगता कि अगर यूएस ने रिजाइम चेंज और टोटल विनाश करना है तो उसके अपने बूट्स बिना आए, अगर आप सोच रहे हैं कि मिसाइल और ड्रोन से रिजाइम चेंज होते हैं, तो शायद नहीं होंगे। आवाज कितनी भी जोर की हो, आपको प्ले करना पड़ेगा अपना पार्ट, आपको वहां आना पड़ेगा। आप एक नया प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट कर लें, वो एक अलग बात है। और जो सबसे बड़ी बात आपकी चल रही थी, 10 सेकेंड और लूंगा, वो थी रशिया और चाइना। आप किसी भी चीज की इन्वॉल्वमेंट किसी स्टेप्स के ऊपर देखते हैं, अभी तक ऐसा कोई स्टेप चाइना और रशिया द्वारा नहीं लिया गया है जो दिखाता है कि वो अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास, उन्होंने अगर कोई एक सबमरीन मूव करी होती, कोई एयरक्राफ्ट कैरियर दाएं बाएं मूव किया होता, कहीं किसी तरह की बात करी होती, तो इंडिकेटर मिलेगा। एंड ऑब्वियसली उन दोनों को पता है कि इस लड़ाई में आने का उनको फायदा क्या है। मतलब रशिया की तरफ से लॉजिस्टिकल सपोर्ट, Yes. और चाइना की तरफ से मिलने वाला सैटेलाइट की इमेजरी और तमाम इंफॉर्मेशन। चाइना की सैटेलाइट इमेजरी पर विश्वास मत करो। पाकिस्तान कर चुका है, पिट चुका है, एयर डिफेंस उसका पिट चुका है। सर, उसके बावजूद ये देखिए, वेनेजुएला ने भी उसके एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदा हुआ था, तो नहीं हुआ ना काम। पाकिस्तान ने भी खरीदा हुआ था, काम नहीं हुआ। ये तो इतने नहीं, उसके बावजूद माल बिकता है ना सर, भरोसा कर लेता ना आदमी ऐसे में। ये पहले का बेचा हुआ माल है, अब कोई खरीद के दिखाए।